हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर। फ्रेंड, ये बायोलॉजिकल चैप्टर जो है ये 11th क्लास और 12th क्लास जो है NCERT के साथ भी अटैच है। तो आपने सिर्फ इसको टॉपिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है समझाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज मिले तो आप जो हो अच्छे से अच्छे कर सकते हो। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है रूट सिस्टम, इसमें जो है हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए ये क्या मायने रखते हैं और इसमें क्या आपके लिए समझ होता है और इसमें जो है पेड़ पौधे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें जो होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a function of roots. What do you mean to function of the root? Their anchorage. The root anchor the plant forming to be a soil. This is a mechanism function. Their anchorage. And secondly, the absorptions. Absorptions is the roots absorb water and minerals, sound and conduct them to the upward and physiologically function. There is third special function by the undergoing modification in their structure roots and perform to special physiologically function like a food storage, accumulations, absorptions of atmospheric moisture, sucking food from the host, better gaseous exchange and chemical function like a floating, bionics and their storage, anchorage is and the climbings. दोस्तों, हमने अब जो पढ़ना है जड़ों के कार्य यानी फंक्शन ऑफ रूट। सबसे पहले आता है इसमें स्थिरीकरण। देखिए, जड़ पौधों को ज़मीन में मजबूती से जो है जमाए रखती है, यानी यांत्रिक कार्य करती है। सारे यांत्रिक कार्य जो होता है जड़ों द्वारा ही संपन्न किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात है अवशोषण। देखिए, जड़ों का कार्य जो होता है अवशोषण का कार्य होता है। जड़ें जो है मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके ऊपर की ओर परिवहन करती है, इसको हम कार्य का प्रकार कहते हैं। उसके बाद पश्चात है विशिष्ट कार्य। जड़ें अपने आकार के रूपांतरण से जो है विशिष्ट प्रकार कार्य करने में, जैसे खाद्य भंडारण, स्वर्गीकरण, वायुमंडलीय अंदरता का अवशोषण, परपोषी पौधे से जो है पोषण चूसना, गैसीय विनिमय तथा यांत्रिक कार्य जैसे है पल्लवन फ्लोटिंग या जो है उत्प्लवन यानी बायोकॉन्सिस जो है दृढ़ स्थिरीकरण और आरोहीकरण में सक्षम हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका जो है इम्पोर्टेंट भूमिका भी अदा करता है। The next topic is primary structure of root. Friend, what do you mean to the primary structure of root? Here, dicot root.
Example graph. There is a dicot root is the a thin transverse a section of the dicot roots in the figure showing the following structure. First of all, the epibelma. Epibelma is a single outermost layer of thin valid cells. Some cells are prolonged to form a unicellular roots hairs. It's a protect and absorb to the water. And secondly is the cortex. The cortex is a large zone, many layered cell things body to the parokymitosis with their intracellular space store food and water. Here shown in this picture, a protection of the dicot root is the transverse section. There is endodermis, pericycles, conjunctive tissue, pith and proxylems, metaxylems and phloem, sclerocyma. There is a present of there is a dicot root in transverse sections. The next third is epidermis. The innermost layer of cortex cells vary to shape are closely packed that show the band like a thickening on there is a radial walls is called capsperians strips. There are some cells opposite there is a protoxylems and which lock these strips are called to the passes cells. They help in the movement of water and dissolve a salt from a cortex directly into the xylem. There are all tissue inner to endodermis is a comprised to stele. That is fourth is the pericycle. The inner their endodermis lies a single layer of pericycle. It is the sheets origin of the lateral roots and vascular cambium and the cox cambium is doing to the secondary growth. And fifth is the vascular bundle. It is a concept of xylem and phloem patches to lining in the alternate their radius. It is the radius is the xylems is a exorach is where the protoxylem first forming having a narrow vasculus and trachea. There lies to about the ferrous and the metaxylem. There are different titles. Letter has widely is a vascular and tracheus lies to about to the center. Depending upon the number of xylems, a patches or root may be a disarch. Means die 2 patches is a hexarach is the hexa 6 patches. There are 6 is a pith. There are sometimes is a methoxylems of all xylem patches is a meet in the center, and in that case of is the absent are there are small and paracymitosis. And seventh is a conjunctive parochyma. There are parochyma which is a separate xylem and phloem lining a different radius. Is a B part is a monocot roots. Their monocot root mean a thin transverse section of monocot root shown in this flowing picture. Here so in this picture is a monocot root is a transverse section. Here is epidermis, pericycle, proxylem, metaxylems, and conjunctive tissue and phloem appear. There is a different types of monocot and there is different of dicot. Here is a function. There is a epibelma is the outermost single layer of thin wall closely packed cells. Some cells are prolonged into the unicellular root hair. And second is the cortex. Cortex is a larger zones, multi-layered, composed of the parokymatosis is the cells with their intracellular space store water and food material. Epidermis is the third part. There is the innermost layer of cortex with the characteristics of capsiparian strips and the passes cell. A stele is the all tissue inner to the epidermis constitute of stele. There are fourth is the pericycle, single layer having to the prolongers with things volute cell. The lateral roots originate from this layer. And fifth is the vascular bundle. It is a constant of many wedges of the xylem and phloem arranged radically. There is xylem is a scotch is the polo arch is the polo many. The sixth is a pith. The pith is situated in their central larger cell developed is a prochymatous or there scromatous is a store food. And seventh is a conjunctive parochyma. It is located in the between the standard of xylem and phloem. And there is a anatomically difference between the dicot and monocot root can be studied from table. Difference between two dicot and monocot. Friend, here
the character, and second is a dicot roots and monocot root. Their character of number of vascular bundle 2 to 6. The dicot root and monocot root is a many. There is a polo arches, and the second is a pericycle is a seat of origin of lateral roots. Vascular cox is a clambin. There is a dicot root, and the monocot root is the seat of origin and lateral roots of only. The comes is the is dicot is a present and monocot is absent. The secondary root is a present in dicot roots and monocot root is absent. And pitch is the very small and absent. The dicot root and monocot root is a large. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जड़ों की प्राथमिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जड़ों की जो है प्राथमिक संरचना किस प्रकार होती है और जड़ों में कौन कौन से पार्ट जो है मौजूद होती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे द्विपत्री जड़ यानी डाइकोट में देखेंगे, जिसका एग्जाम्पल है चना। देखिए द्विबीजपत्री जड़ जो होती है चना होती है। द्विपत्री जड़ों की अनुपस्थित काट जो होती है कुछ इस प्रकार माना गया है। कहते हैं एपीवलियम। सबसे पहले एपीवलियम है जिसका एकल पतली भित्ति युक्ति कोशिका द्वारा बने सबसे बाहरी परत कुछ कोशिकाएं उभर तथा एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है और जड़ों की संरचना जल अवशोषित का कार्य भी करती है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, पहले देखोगे आप इसके मूल रोम दिखेंगे, फिर एपीबेलमा दिखेगा, फिर कार्ट्रेक्स दिखेगा, उसी की तरह से जो है इसका अंतस्त्वचा परिभाम संयोजी ऊतक पित्त जनप्रद दारू मेटाजाइलम फ्लोएम्स एंड्रोन तक सब कुछ आपको दिखेगा। ये जो होता है द्विपत्री जड़ों के जो है अनुपस्थ काट का एक भाग दिखाया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो दोस्तों होता है द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, कहते हैं इसके कुछ पार्ट जो होता है इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो कॉर्टेक्स आता है यानी बेलकुट। बेलकुट जो होती है बड़ा खंड और बहुत परत युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त। ठीक है, मृदित की यानी प्रोकाइमाटस में होती है कोशिकाओं में। अंतर कोशिकाओं में होता है अवकाशीय होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, युक्ति खाद्य एवं जल का भंडारण करती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा जो है अंत त्वचा यानी एंडोडर्मिक्स। एंडोडर्मिक्स जो होती है वेकुट की सबसे भीतरी परत सघन रूप से जो है व्यवस्थित जो है ढोलकाकार कोशिका जिनकी रेडियल्स भित्ति पर पट्टी जैसा स्थूल पाया जाता है। इन्हें जो है स्पोरोडियंस पट्टी यानी इसको कह सकते हैं कैप्सोपेरियंस स्ट्रिप्स कहते हैं, यानी कैप्सोपेरियंस स्ट्रिप कहते हैं। अधिक दारू के जो है सम्मुख स्थिर इसकी कुछ कोशिकाएं स्थूल रहित होती है, इन्हें पत्त कोशिका यानी पासेस सेल भी कहते हैं। ये जो है खनिजों को है वेलकुट से जाइलम तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। उसका रंभ है स्टेल यानी अंतर त्वचा यानी एंडोप्लाज्मिक्स के अंदर की ओर से सभी ऊतक से रंभ बनते हैं। उसके बाद हमारे समक्ष है परिसमंब यानी पेरिसाइकल। अंतत्वचा के अंदर स्थित इसकी एक परत होती है। यह द्वितीयक वृद्धि के जो है समय पार्श्व जड़े संवहन गाथा यानी वेस्कुलस कैम्बिलियम्स तथा जो है कांग धन यानी कॉर्क कैम्बियस की उत्पत्ति स्थल होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संवहनी जो है पुल यानी वेस्कुलर बंडल। देखिए जड़ में जो है दारू तथा फ्लोएम के जो है खंड के यानी एकांतरण क्रम होती है, जहाँ जो है प्रोजाइलम्स आरंभ में बना जाइलम जिसकी वाहिकाएं संक्रिय होती है और उन्हें टैकिड यानी ट्रैकिड जो होती है की विद्यमान होती है। परिधि की जो है मेटाजाइलम बाद में जो है बड़ी बहुकाएं और ट्रैकिड युक्त केंद्र की ओर बनी रहती है। जाइलम पैची की संख्या के आधार पर जो है जड़ द्वि आद्रावरी यानी डाइकोआर्च डाई 2 पैच के फर्स्ट और अद्रावरी हेक्सा 6 पैच में हो सकते हैं। उसके पश्चात है मज्जा। मज्जा जो होती है दोस्तों पित्त। कभी कभी जो है जाइलम पैच के जो है मेटाजाइलम केंद्र में मिल जाते हैं और तब जो है मज्जा या तो होती ही नहीं अथवा कम को जो है हो सकती है। उसके पश्चात है संयोजिक मुद्रितक यानी कॉन्जेक्टिव पेरोकाइमा। ठीक, इसमें जो है मुद्रिक जाइलम जो है जाइलम फ्लोएम के बंडलों के बीच योजक के रूप में विभिन्न जो है अरों पर स्थित होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एक बीजपत्री जड़ें। जैसे उदाहरण है आपके समक्ष मक्का। देखिए मक्का जो होती है एक तरह से जो है एक बीजपत्री जड़ें होती है। ठीक है, एक बीजपत्री जड़ों की जो है अनुपस्थित काट जिसमें संरचना दिखाई देती है। एपीवेलियम यानी सबसे बाहर एक परत वाली जो है पतली युक्ति कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। सघन रूप से व्यवस्थित कुछ कोशिकाएं उभर कर कोशिका मूल रोम बनाती है। उसके बाद है वेलकुट जो होता है बड़ा खंडित बहुपरिवर्तीय जो है पैराकाइमा अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त खाद्य सामग्री एवं जल का जो है संचरण करता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण इसको बनाता है।
उसके पश्चात जो है इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ जो है ऊपर आपको मूल रोम दिखेंगे, फिर एपीबेलम दिखेंगे, फिर कॉर्टेक्स सारे पार्ट दिखेंगे। उसके बाद जो नीचे की संरचना होगी उसमें जो है अंतस्वच्छ, परिअंभ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, संयोजी उत्तक, फ्लोएम और मज्जा पाया जाता है। तो ये जो है एक बीजपत्री जड़ों के रूप में काट का एक भाग दिख सकता है। उसके पश्चात तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो आती है अंतत्वचा या एंडोडर्मिस। देखिए वैकुंठ के सबसे जो है भीतरी परत जो होता है विशिष्ट जो है कैम्पोरियस पट्टी तथा जो है पथ कोशिका युक्त से बना होता है। उसके बाद है रम जो है एंडोडर्मिस के अंदर की ओर सभी ऊतक रम बनाते हैं। उसके पश्चात जो है फोर्थ पान परिअंभा यानी पेरिसाइकल जो होती है दोस्तों एक परत वाली कोशिका पतली भित्ति युक्त पार्श्व जड़ों का जो उपस्थित स्थान होती है। उसके पश्चात है संवहन पुल, कहते हैं अनेक जाइलम फ्लोएम के जो है मूल अरित रूप से व्यवस्थित जाइलम एक सॉर्क तथा पालिकॉर्क यानी पाली बहुत होती है, पाली का मतलब होता है बहुत। उसके पश्चात है मज्जा पित्त, देखिए केंद्र में स्थित बड़ी सुविकसित जो है मृद्रित और दृंतक खाद्य पदार्थों का जो है संचलन करती है। ठीक है। उसके बाद है संयोजक ऊतक, देखिए जाइलम तथा फ्लोएम जो है स्टेंट के स्थित द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री जड़ों को जो है आंतरिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन कराती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमने देखना है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है द्विबीजपत्री और दूसरा जो है एक बीजपत्री। तो इसमें जो है आप डिफरेंस देख सकते हो, लक्षण जो यही होता है संवहन बंडल की संख्या। देखिए संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है, तो द्विबीजपत्री में जो होती है 2 से 6 होती है और इसका जो एग्जाम्पल है द्विहेक्साकॉर्क। ठीक है। और एक बीजपत्री में जो होती है अनेकों होती है, इसका एग्जाम्पल है बहुकॉर्क। उसके बाद है पेरिसाइकल, देखिए पेरिसाइकल में क्या होती है पश्चमी जड़ तथा संवहन एधा काक तथा एधा उपपत्ति केंद्र होते हैं जो कि द्विबीजपत्री में होता है। एक बीजपत्री में जो होता है केवल पार्श्वी जड़े का जो है उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। उसके बाद एधा जो होती है उपस्थिति होती है यानी इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि एक बीजपत्री में प्रेजेंट नहीं होता है। दीर्घ वृद्धि जो होती है आपको पता होना चाहिए कि द्विबीजपत्री में जो होता है ये प्रेजेंट होता है और जो है एक बीजपत्री में जो होता है ये अब्सेंट होता है। उसके पश्चात है पित्त, देखिए पित्त जो होता है अति लघु अथवा अनुपस्थित होता है, देखिए बहुत ही छोटा होता है या उपस्थिति ही नहीं होती, ये द्विबीजपत्री के साथ होता है। लेकिन एक बीजपत्री में जो होती है सुविकसित होती है यानी इसका जो होता है विकास हो रखा होता है। आगे दोस्तों जो है हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। our next topic is origin of lateral roots. Friend, what do you mean to the origin of lateral root? The origin of lateral root is the endogenesis as a form of deep layer, and the seat of origin is a pericycles, where is a cell opposite to the peroxylums divided and formed to the hem in the endodermis. They show in this picture. The hems are penetrate into the cortex and the emerging as a lateral branches. Here show in this picture A to D form a lateral roots. Endodermis origin stage C in the longitudinal section of root. There is A is a pericarp endodermis, B and the C is a present of different lateral roots of endogenesis origin. There is a lateral the humps and differentiates into the 3 regions of roots, apex and aromatization and perianth to the labromy. And finally the lateral roots come out and the number of lateral roots is corresponded to the number of xylem bundle. दोस्तों हम देखेंगे कि पार्श्व जड़ों की जो है उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति, देखिए पार्श्व जड़ों की जो उत्पत्ति होती है, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति अंतर्जात यानी एंडोजेनेसिस प्रकार की है, अर्थात इसका उद्भव जड़ की गहरी परतों से होती है। इसका जड़ जो होती है जिसकी गहरी परत होती है उससे होती है। उत्पत्ति केंद्र जो है परिअंभ है, आदि दारों के जो सम्मुख जो है कोशिका विभाजित होकर एंडोडर्मिस में उभार पैदा करती है। उभार वैकुंठ में अंदर प्रवेश करती है और पार्श्व शाखा के रूप में जो है ये निकल जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम दिखाने की कोशिश किया गया है ए से लेकर डी तक, जिसमें जो है अंतर्जात उत्पत्ति के बारे में जो है विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है कि पहले अवस्था में क्या होता है, दूसरे अवस्था में क्या होता है और तीसरे में क्या होता है और चौथे में किस प्रकार जो है रूपांतरित हो जाता है। तो इसके नामकरण भी दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है। कहते हैं तत्पश्चात उभार में जड़ जो है शीर्ष के तीनों विभाजक
और जो है एडोमेटोजोन और पेरियम्बल्स पेरिरोम विभाजित हो जाते हैं। अंततः यह पार्श्विक जड़ मुख्य जड़ को भेद कर बाहर आ जाती है। पार्श्विक जड़ की संख्या दारू की संख्या के अनुरूप होती है। तो इस प्रकार जो है ये कार्य अपना संपन्न करती है। आगे क्या है? The our next topic is secondary growth in the dicot root. Friend, what do you mean to the secondary growth in the dicot roots? Their roots grow in the length with the help of a apical meristem. It is called to the primary growth. Okay, the apart from the primary growth, roots grow in the valley. While there is the increasing growth, and this increase is called the secondary growth. It is found only in the dicot root. The tissue involved to the secondary growth are localized to the meristem, the vasculars, cambiums, and the core cambium. It is important to remember that is a vascular cambiums as a core cambium. There is a secondary in origin and arising from a pericycle. Friend, it is important to remember that a vascular cambiums and their cambiums are their secondary origin arise from the pericycle. The secondary growth is a flow. The first is the pericycle cell outside the petroxylem divided from the strips of the cambiums. And second is another strips of vascular cambium that appear in the conjunctive tissue on the inner side of phloem bundle. Here showing this diagram, there is epidermis, cortex, endodermis, pericycle, cambiums, and primary phloem and primary xylem. Secondary xylem, secondary phloem. Here diagram B, it is important, a TS of dicot root. There is a B section cell and cellular. There is a present endodermis, pericycle, phloem and cambiums and the xylem. This is important of TS of dicot of root. These two vascular cambious strips are joined laterals to form rings, which may be initially be waste, but there is a become a circular due to the overproductions and secondary xylem tissue into primary phloem. There is a cambiums is a cell consisted of bricks and a shaped cell which is divided and added to shell on its other side. To about the peripheral and to about the central, this added to about their peripheral differentiates into secondary phloem and the one formed to about to the center differentiates into the secondary xylem. Here showing this picture, there is a digital picture, the DS dicot roots of diagrammatic lateral stage of secondary growth. There is a important diagram for exam view. There is a present of crop, flagellus, ras, primary phloem, secondary phloem, primary xylem, secondary xylem, cambiums, and day. There is a present of a root in there is a dicot. The secondary tissue is formed after the protoxylem is a protoxylems are boundary differentiated into their prominent primary medullars and raised through their proxylems does not get a crossed. The lateral crux is a cambiums is a flagellus also differentiated into the pericycles in their figure. The cortex cambiums is divided and give rise to the core phloems to about to outside and secondary cortex phloems and to about inside. All the three layers is the pellucens, phloems, and the phloedomes is together formed to the periderms of the roots and they have a protective function. Finally, all the primary tissue outside the developing cords, epidermis, cortex, and epilemma, there is segregated off. दोस्तों हमारा जो टॉपिक इसमें रह गया है वो है द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। देखिए द्विबीजपत्री में जो है द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होता है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं जड़ों की लंबाई में वृद्धि जो है शीर्ष विभव यानी एपिकल जो है मेरिस्टेम से होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। प्राथमिक वृद्धि के अलावा जड़ें जो है मोटाई अर्थात घेरों में भी वृद्धि करती है। इस वृद्धि को जो है द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं तथा यह केवल द्विबीजपत्री जड़ों में ही पाई जाती है। ठीक है, यानी ये सिर्फ द्विबीजपत्री में ही पाया जाता है द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं द्वितीयक वृद्धि जो है पार्श्व विभोजक यानी लेटरल जो है मेरिस्टेम अथवा संवहन एथा यानी वेस्कुलर क्लैम्बस एवं कांग गंधा इन क्रॉक क्लैम्बस में होते हैं। याद रखिए कि संवहन एवं काग एद्दा की एक उत्पत्ति जो है पेरिसाइकल से द्वितीय ऊतक यानी सेकेंडरी टिश्यू के रूप में विकसित होती है।
अब जो है द्वितीय वृद्धि निम्न प्रकार से होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले है प्रोटोजाइलम। देखिए, प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो है पेरोसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होकर पट्टी नुमा संवहन ऐदा का निर्माण करती है। कहते हैं फ्लोएम गुच्छा के भीतर की ओर उपस्थित संधित ऊतक की कोशिकाओं में जो है पट्टी नुमा संवहन ऐदा विकसित होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर जो है डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और 3D की तरह दिखाई देती है। आजकल डायग्राम भी बहुत विकसित हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको दिखेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, अंतत्वचा, पेरिसाइकल्स, क्लैम्बियम्स, प्राथमिक फ्लोएम, जाइलम, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। उसके पश्चात ये ए और सी डायग्राम जो है साथ में दिखाया गया है, और हमारा जो है बी डायग्राम जो है नीचे दिखाया गया है। बी डायग्राम जो है आपके समक्ष जो होगा आरेखित द्वितीय वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये डायग्राम जो है अंतत्वचा दिखेगा, पेरिसाइकल दिखेगा, फ्लोएम दिखेगा, क्लैम्बियम्स दिखेगा और जाइलम दिखेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि कुछ वर्क फंक्शन होते हैं। कहते हैं दोनों संवहन पट्टियां जो है पार्श्ववक संयोजी होते हैं तथा एक जो है वल्ल यानी रिंग का आकार जो पहले की तंत्र होती है, पर बाद में जो है फ्लोएम के अंदर की ओर द्वितीय जाइलम ऊतकों की अतिवृद्धि से गोल आकार का हो जाता है, यानी गोल आकार होकर जो है ये 3D रूप धारण कर लेता है। ऐदाई कोशिका जो है इटनुमा होती है तथा जो है विभाजन द्वारा अपने दोनों तरफ जो है अर्ध परिधि तथा केंद्र की ओर कोशिका बनाती है। केंद्र की ओर बनी द्वितीयक जाइलम तथा परिधि की ओर बनी कोशिका द्वितीयक फ्लोएम में विभक्त हो जाती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ चित्र जो है एकदम जो है 3D की तरह दिखाई गई है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाया गया है, जिसमें है द्विबीजपत्री जड़ों के रूप में काट को सेक्शन दिखाया गया है। तो इसमें आप देखोगे कर्क है, फिलोजेन है, किरणें हैं, प्राथमिक जो है फ्लोएम है, द्वितीयक फ्लोएम है, प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम है, क्लैम्बे है और किरणें हैं। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं जो है आदि दारू के बाहर की ओर बना द्वितीयक ऊतक विभोधित जो है प्राथमिक मज्जा किरणें यानी प्राइमरी मेडुलस रे में होता है तथा इसके बनने में जो है प्रोटोजाइलम नष्ट होता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता है इसके लिए। इसमें जो है उपरांत काग और अथवा जो है फ्लोएजेंस की उत्पत्ति भी जो है पेरिसाइकल से होती है। ठीक है, काग ऐदा के जो है सक्रिय विभाजन के फलस्वरूप परिधि की ओर जो है काग फेलम्स यानी फेलम्स या कॉर्क अंदर की द्वितीय वेलकुटा यानी फेलोडम्स का विभेदन होता है। एकाग्र यानी फ्लोएजिया यानी फेलेयम्स तथा जो है फेलोडम्स इकट्ठे मिलकर परिवक्त यानी पेरिडम्स बनाते हैं। जो है पेरिडम जो होती है सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है अंतर्वर्धकारी कर्क के बाहर का संपूर्ण प्राथमिक ऊतक यानी अंतस्वर्त वेलकुट की ओर एपिबेलम्स फट कर जो है स्लोगिन्स ऑफ बाहर निकल जाती है, यानी फट कर जो है यानी स्लोगेट बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा 6 चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि 11वीं क्लास जो है NCERT के सिलेबस के रूप में है और 9th के जो है +2 के रूप में है। तो दोस्तों ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस क्लास के बच्चों को जो सिलेबस है उसी सिलेबस के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि एक ही कार्य करना है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है दोस्तों के साथ शेयर करना है और दोस्तों को बताना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। देखिए दोस्तों, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूंगा, दोनों अपना कार्य करेंगे तो जो रिजल्ट होगा सदैव जो है एक सुखकारी रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम दोनों जो है कार्य करने में संलग्न रहेंगे तो रिजल्ट भी जो होगा अच्छा से अच्छा आएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
दूसरे को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।